नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। राजधानी लाइव में सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया तो वहीं एक राज्य में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। इस जीत से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम और पार्टी अब नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। एक तरफ बीजेपी की 4 राज्यों में जीत की लहर है तो वहीं आम आदमी पार्टी की जीत पंजाब में हुई है और 92 सीटों पर जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी इस जीत को लेकर दिल्ली में बाइक रैली निकाली गई और इस रैली में विधायक शिवचरण गोयल भी शामिल हुए और हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रैली के द्वारा जनता को धन्यवाद किया गया और बीजेपी को भी चेतावनी दी गई कि अब देखना होगा कि पंजाब की जीत दिल्ली के नगर निगम में बरकरार रखती है, नहीं फिर भी दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं। ये रैली निकालकर क्या लगता है पंजाब के बाद में अगला कदम क्या होगा? पंजाब की जनता और दिल्ली की जनता में जितना उत्साह है, उस उत्साह के बाद पूरे देश का एक आम आदमी कह रहा है कि हमें दिल्ली का मॉडल चाहिए। अभी तो आपने मॉडल स्थापित किया है, शुरुआत की है पंजाब के अंदर, हमें दिल्ली वाला मॉडल पूरे देश में चाहिए और हर आम आदमी की पुकार है। और एक जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए लेसन है, या तो आप आम आदमी की पुकार को सुने और उनके लिए कार्य करें, नहीं तो ये झाड़ू, ये आम आदमी सबको साफ कर देगा। ये संदेश मिल गया पंजाब के माध्यम से। आपने कहा झाड़ू साफ कर देगा, मगर यहाँ पर निगम के अंदर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं कोशिश हो रही थी कि दावेदार भी आ रहे थे, मगर एकदम ही से भाजपा के द्वारा या फिर कहें चुनाव आयोग के द्वारा एकदम से चुनाव को टालने की कोशिश की गई है। ये भाजपा की पूरी तरह से हताशा है कि 1 घंटे पहले चुनाव आयोग जो घोषणा करने वाला था डेटों की, उसके ऊपर उन्होंने अपना लेटर लिखा और ये कहा कि हम तीनों निगमों को एक कर रहे हैं। 8 साल से केंद्र की सरकार भाजपा केंद्र में है, तो 8 साल में नहीं कर सके और उसमें करना भी क्या था, एक लेटर देना था कि तीनों इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसके लिए इतना बवंडर किया गया। एक्चुअली में इनका मकसद ये था कि हम ये हार रहे हैं। बीजेपी का इंटरनल सर्वे, हमारी अपनी पार्टी का सर्वे और मीडिया का सर्वे हर जगह दिखा रहा था कि 272 में 250 सीटें आम आदमी जीत रहा है। उससे बौखला कर, उससे हताश होकर इन्होंने इलेक्शन आगे कर दिए और हमने अपील की है प्रधानमंत्री जी से इस तरह की तानाशाही ना करें और समय पर इलेक्शन करवाएं। भाजपा के द्वारा एक आरोप लगाया गया था कि चुनाव को टालने की जो कोशिश। सर, आम आदमी पार्टी की जो जीत है वो जश्न में बदलती जा रही है, यहाँ तक कि रैली निकाली जा रही है। क्या कहेंगे, आपके निगम के अंदर भी यही जीत हासिल होगी? पंजाब के लोगों ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को देखकर पंजाब में वोट किया। दिल्ली में आज बेहतर स्कूल है, बेहतर हॉस्पिटल है, बेहतर पानी की व्यवस्था है, बेहतर बिजली की व्यवस्था है। आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है, ये अरविंद केजरीवाल जी की देन है। इसी को देखकर पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, पूरा देश देखना चाहता है कि दिल्ली के लोग स्कूल जब अच्छे हो सकते हैं तो गुजरात के क्यों नहीं हो सकते, दिल्ली के हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं तो गुजरात के क्यों नहीं हो सकते, दिल्ली के स्कूल अच्छे हो सकते हैं तो हिमाचल के क्यों नहीं हो सकते, दिल्ली के हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं तो हरियाणा के क्यों नहीं हो सकते। पूरा देश अरविंद केजरीवाल जी की तरफ देख रहा है और राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रहा है। और आने वाले समय में पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी का परचम फहराएगा। और जहाँ तक आपने निगम की बात की, भाजपा डर गई है। भाजपा को डर लगने लगा है कि उनके 272 में से कम 250 लोगों की जमानत जब्त होने जा रही है, इसलिए डर के माने चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। देखिए कितना चुनाव टाल लें, जितना चुनाव डालेंगे दिल्ली की जनता में और आक्रोश बढ़ेगा। आज दिल्ली के अंदर जो इन्होंने कूड़े का हाल बुरा कर दिया है, इनके पास जो कॉर्पोरेशन के पास है काम है वो सब के सब खराब कर दिए हैं। दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है, जिस दिन भी चुनाव होगा एक तरफा आम आदमी पार्टी तीनों निगम के अंदर काबिज होगा। आपने कहा कि दिल्ली को रोल मॉडल के तौर पर रखा गया और कहीं ना कहीं जीत का कारण भी वही बताया गया, मगर बाकी 4 राज्यों में तो हार का सामना करना है। देखिए हमने शुरुआत की, हमने फोकस किया अपने आप को पंजाब के ऊपर और पंजाब में लोगों ने एक तरफा हमें वोट किया और बाकी स्टेटों के अंदर भी हमने अपनी प्रेजेंस शो की।
और आज देखो सब बेहतर है, हमारे कैडर बन गया, हर बूथ के ऊपर हमारे लोग थे, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की आज जीत होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब के अंदर जीत हासिल हुई है तो उससे जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। और आप लोग भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी आ पाएगी? बिल्कुल, निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी आ पाएगी, क्योंकि देखिए जैसे भाजपा सरकार ने इस बार इलेक्शन हमारे आगे कर दिए हैं, वो डर गए हैं कि उनको पता है कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी अपना रौब जमाएगी। तो हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हम जीत के दिखाएंगे और आम आदमी दिल्ली में ला के दिखाएंगे। आप सबका धन्यवाद कि आप सबने हमें सपोर्ट किया, पंजाब से हम जीते और हम दिल्ली में भी अपने सरकार बनाएंगे। और केजरीवाल जी ने फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तो दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 92 सीटों पर जीत दर्ज की है और उसी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो वहीं इसी को लेकर नगर निगम के जो चुनाव होने दिल्ली में, उसको लेकर लगातार टकरार जारी है। और तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई है और उसका जश्न अब दिल्ली में मनाया जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ कितना उत्साह देखने को लोगों के बीच में मिल रहा है? क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वापसी की थी, सरकार बनाई थी और एक के बाद एक चरण लगातार चढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी। अब पंजाब में 92 सीटों पर प्रचंड बहुमत हासिल की है। क्या कुछ तस्वीरें थी कल की, जिस तरीके से वहां पर रोड शो निकाला गया? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार 5 राज्यों के अंदर, 4 राज्यों के अंदर भाजपा ने जीत हासिल की और वहीं एक राज्य के अंदर पंजाब कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, और वो भी काफी बड़ी संख्या के अंदर, यानी कि सीधे सीधे कहें 92 सीटें हासिल की पंजाब के अंदर। क्योंकि दिल्ली सरकार जो है, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है, वो पंजाब के अंदर पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुकी है, मगर जीत हासिल क्या वो सीटें भी हासिल नहीं कर पाई थी, मगर उनको कहीं ना कहीं एक सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा था। जो बात करें भगवत मान की, तो भगवत मान ने जिस तरीके से अब दोबारा से वापसी की है, अरविंद केजरीवाल ने उनका सपोर्ट किया, यहाँ तक कि दिल्ली को रोल मॉडल के तौर पर पंजाब में रखा गया और लगातार कहीं ना कहीं इसी उपलब्धि को पंजाब के लोगों ने हासिल भी किया। और यहाँ तक कि अब जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब के अंदर भी दाखिल हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो अब नेशनल लेवल की पार्टी बन चुकी है। मगर इसी को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर रोड शो निकाला गया, क्योंकि भाजपा के द्वारा भी 4 राज्यों के अंदर जीत हुई है, तो उन्होंने भी बाइक रैली निकाली। और यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने भी 13 मार्च को ही रैली निकाली। बिल्कुल राजीव, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितना क्या कुछ असर पड़ता है इसका और निगम के चुनाव पर इसका क्या कुछ असर रहता है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। सीधे हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। राजीव, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने विशाल रोड शो निकाला, क्या संदेश देना चाह रही है आम आदमी पार्टी एक बार फिर से? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से बाइक रैली निकाली गई तो कहीं ना कहीं संदेश देने की एक यही कोशिश की गई है कि आम आदमी पार्टी जो है जिस तरीके से पंजाब में जीत हासिल की है उसी को लेकर अब निगम के अंदर भी बहुमत हासिल करेगी। और कहीं ना कहीं जो भाजपा अभी तक 15 साल तक निगम के अंदर रही उसको उखाड़ फेंकने की बात की गई है, क्योंकि जिस तरीके से निगम के अंदर भ्रष्टाचार किया गया उससे कहीं ना कहीं जनता कहीं ना कहीं गुस्से के अंदर है। और यही कहना है आम आदमी पार्टी के जो विधायक है शिवचरण का, मगर वहां की जो जनता जो है यानी कि हर वार्ड के जो लोग हैं वो भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी। और लगातार जिस तरीके से चुनावों को टाला गया है उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी जो है भाजपा मुख्यालय का पर्दा घेराव करेगी और उसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे कि जिस तरीके से चुनावों को टाला जा रहा है उससे कहीं ना कहीं भाजपा की जो रणनीति है वो भी बिल्कुल सामने आती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि जो उनकी जो कह सकते हैं जो क्रूरता है या फिर कहें जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर आज प्रदर्शन भी है। सुबह 10 बजे के करीब ये प्रदर्शन रखा गया है और लगातार कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से बात की जाए तो बीजेपी को लेकर बीजेपी लगातार टारगेट पर रही है। अगर पिछले कुछ दिनों को हम फ्लैशबैक में जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया है और कहा कि उन्होंने चुनाव इसलिए टलवा दिए हैं कि उन्हें हार का डर सता रहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार पंजाब में हुआ है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए पंजाब की तो 2 सीटों पर पंजाब लोग कांग्रेस के साथ जो मिलके बीजेपी ने लड़े थे तो उस पर 2 सीटें ही जीत पाई है। हालांकि पंजाब लोग कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी सीट हार गए। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जनाधार पंजाब में तो बढ़ा ही है, लेकिन इसका असर मुझे लग रहा है सीधे तौर पर दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उस पर देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पंजाब के अंदर 92 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी हासिल की है। और यहाँ तक कि कांग्रेस का जो पहले वजूद था यानी कि कांग्रेस की ही सरकार थी पंजाब के अंदर, वो सरकार जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जीत हासिल हुई है उसी को लेकर निगम के अंदर भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की ही निगम में सरकार आएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो डर चुकी है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं चुनावों को टलवाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से 2 महीने के लिए चुनाव टाले गए हैं उसके बाद में शायद इसको और भी बढ़ाया जा सकता है और तीनों नगर निगमों को एक किया जाएगा और वार्डों की संख्या जो है वो भी कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा और लगातार भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के पास भी एक मुद्दा कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगा हुआ है, वो है शराबकारी नीति को लेकर। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि 13,000 करोड़ रुपए जो है वो निगम को नहीं दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। मगर दिल्ली सरकार ने एक जो विधायक थे दिल्ली सरकार के, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि वो 13,000 करोड़ रुपए वो पहले ही दे चुके हैं। और यहाँ तक कि उस दिल्ली सरकार का जो फंड है उसको भी काटकर दिल्ली नगर निगम को दिया जा चुका है। मगर नगर निगम के जो नेता है भाजपा के, वो जनता तक सैलरी या फिर क्या है पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता जो है वो परेशान है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा के जो निगम के अंदर जो सफाई करने की बात की जा रही है, यानी कि भाजपा का बिल्कुल सफाया किया जाएगा। तो शायद ये आने वाले दिनों के अंदर ही पता लग पाएगा कि भाजपा का सफाया होता है या फिर आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आती है। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से तकरार लगातार देखने को मिलती है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, और एमसीडी और सरकार के बीच में लगातार तकरार जारी रहती है, चाहे वो 13,000 करोड़ के बकाया को लेकर हो या तमाम चीज़ें हों। जिस तरीके से शिक्षकों को लेकर तमाम आमने सामने देखने को मिलते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर तमाम आमने सामने चीज़ें देखने को मिलती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं राजीव ऐसा लगता है कि जनता पिसती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की यानी कि दिल्ली सरकार की और निगम के अंदर बैठी हुई सरकार यानी कि भाजपा की, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में वाकई में ही जनता पिसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि सैलरी का रोना जो है यानी कि जो कर्मचारियों के पैसे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है निगम के द्वारा। और दिल्ली सरकार जो है वो निगम के ऊपर आरोप लगा देती है कि वो उन्होंने पैसा दे दिया है, सफाई कर्मचारियों तक नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में सफाई कर्मचारियों और आम जनता जो है
वो बिल्कुल पिस चुकी है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है वो अपना गुस्सा भी जो आने वाले दिनों के अंदर वोट के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर देगी। मगर देखना होगा क्या निगम के अंदर किसकी सरकार आ पाएगी, क्योंकि दिल्ली जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, और भाजपा कह रही है कि दिल्ली सरकार जो है वो भ्रष्टाचार की सरकार है, उन्होंने कार्य नहीं किए, दिल्ली को नशे की आदत लगाने की कोशिश की गई है। तो मगर देखना होगा जनता का वोट किस तरफ जाता है, क्योंकि जनता जो है वो समझदार हो चुकी है। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की अब तक सरकार थी उसको उखाड़ दिया, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कहे भाजपा की बात करें, जनता बिल्कुल समझदार है और आने वाले दिनों के अंदर ही अपने वोट के माध्यम से स्पष्ट करेगी कि किसकी सरकार होगी निगम के अंदर। बिल्कुल राजीव, तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पंजाब में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी उभरी है, 92 सीटों पर दर्ज की है, क्या ये करिश्मा ये हमें दिल्ली में भी निगम के चुनाव में देखने को मिलेगा? ये 2 महीने बाद जब तारीखों का ऐलान होगा नगर निगम के चुनाव को लेकर तो ये साफ हो जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर शिरोमणि अकाली दल को पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर मंथन करनी होगी और इसके लिए पार्टी ने 14 मार्च यानी आज चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 3 सीटों पर विजय हासिल हुई है। इसके अलावा गठबंधन के सहयोगी बसपा को नवाशहर से 1 सीट पर जीत मिली है। पंजाब में 117 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव अकाली दल के खाते में बांगा, दाखा और मजीठा विधानसभा सीटें आई। इसके अलावा गठबंधन के सहयोगी बसपा को नवाशहर सीट से जीत मिली है। तो वहीं अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिचरण बेंस ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस बैठक में सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया है। अकाली दल ने 97 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 20 सीटें बसपा को दे दी थी। तो वहीं अकाली दल ने 2007 और 2012 में लगातार 10 साल सत्ता में राज करने के बाद 2017 में अकाली दल सत्ता से बाहर हो गया था। अकाली दल की हार में सबसे चौंकाने वाले परिणाम बादल के लिए रहे। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल जलालाबाद से हार गए। 5 बार के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अपने गढ़ लांबी से हार गए। अमृतसर ईस्ट से विक्रम मजीठिया को हार का सामना करना पड़ा। तो एक बार फिर से चिंतन की बात है कि आखिर शिरोमणि अकाली दल ने ऐसा क्या किया कि कभी 5 बार तक सत्ता में राज किया पंजाब की, और फिर इस बार नतीजे जो हैं वो इनके बिल्कुल पक्ष में नहीं आए। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए
तो शिरोमणि अकाली दल के कहीं ना कहीं यह बैकफुट पर जाने वाली बात है कि जिस तरीके से उन्होंने लगातार सत्ता पर राज किया है, पंजाब पर राज किया है, और इस बार जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए मुंह छुपाने वाले हैं। अमित जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कि 2017 में जब रिजल्ट आए तो वो पहले यहाँ पहले खुद अकाली दल एक्सपेक्ट कर रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन, इनको लीडर ऑफ अपोजिशन का भी टैग नहीं मिला। ये 2017 की बात है। अब 2022 की बात करें तो जो वोट बिल्कुल सिमट के रह गया है और सिर्फ 3 सीटें आई हैं, जो कि अकाली दल के तौर पे बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। एक पार्टी जो ग्राउंड से उठी, जो अगर हम कहते हैं कि पंजाब की बेस से है, अगर हम कहेंगे कि इस पार्टी का अस्तित्व पंजाब से, और उसी पार्टी का अस्तित्व कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने चरम पे से हम कह सकते हैं कि अपने हाई से बिल्कुल लो पे पहुंच चुका है। और सिर्फ 3 सीटें अब अगर हम क्या अकाली दल के आ चुके हैं। पूरे बादल परिवार अगर हम कह सकते हैं कि वो इलेक्शन हार गया। अगर हम कहें जो इलेक्शन जीते हैं, अगर हम कहें वो विक्रम जीते की भाई जीते हैं, वो भी उनके अपने जहां पे उनका गढ़ बोले वहां से जीते। और वो रिस्पॉन्स अकाली दल के बहुत बुरा आया है और इसी चीज को लेकर शायद आज अकाली दल मंथन करेगा, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मंथन शुरू कर दिया है। चाहे हम बात करें कांग्रेस की, चाहे हम बात कर ले बीजेपी की, सबने अपने अपने लेवल पे गठजोड़ इकट्ठा हुए, सब सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया, सब कैंडिडेट को इकट्ठा किया और उनसे रिस्पॉन्स जाना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहां पे इलेक्शन से पहले तक ऐसी ओपिनियन आ रहे थे कि एक मिली जुली सरकार बनेगी, या फिर हम कहें कि बहुत ही क्लोज फाइट हर एक पार्टी के बीच में रहने वाली है, पर रिजल्ट के बाद क्लियर हो जाता है कि क्लियर मेजोरिटी में आम आदमी पार्टी है। अगर दूसरे पे एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी बहुत मेजर डाउनफॉल देखना पड़ा। जहां 80 से ज्यादा सीटें थी, अब उस 80 सीटें थी वो गिर के 18 पे रह गई हैं। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। पर उससे ज्यादा चिंता का विषय अकाली दल के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल सिमट के 3 सीटों पे रह गए हैं। और इसी चीज को शायद देखते हुए अकाली दल ने आज की कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है, जिसमें ये चीज डिस्कस की जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अकाली दल पंजाब से ही खत्म होता जा रहा है। तो ये पंजाब से जुड़े हैं, पंजाब की पार्टी है, पंजाब के किसानों की पार्टी है, जैसे अकाली दल शुरू से कहता आ रहा है, 100 साल पुरानी पार्टी है। ऐसी भी नहीं है कि कोई पार्टी बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है तो इतना बुरा रिस्पॉन्स है। तो अब ये चीजें हैं, इन सभी चीजों को लेकर अकाली दल आज मीटिंग करेगा और अपने कैंडिडेट से बात करेगा कि आखिर कहाँ रह गए। पहला एक इशू जो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जो अकाली दल का सीधे तौर पर बीजेपी से पहले गठजोड़ था कि बीजेपी के साथ अलायंस था, पर वो अलायंस काफी पहले ही बीजेपी ने तोड़ दिया था किसान आंदोलन के दौरान। पर शायद उसका असर अगर हम कह सकते हैं कि सीधा अभी भी एट द एंड अगर हम कह रिजल्ट तक भी सीधा हम कह सकते हैं कि अकाली दल पे रहा। पर अब ये देखना होगा इससे कम बैक अकाली दल कैसे करता है, या फिर अकाली दल खत्म हो जाएगा पंजाब पॉलिटिक्स में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस चीज को शायद अकाली दल खुद कंसिडर कर रहा है कि अगर अब ध्यान नहीं दिया तो शायद अकाली दल आने वाले समय में या अगले इलेक्शन में 3 सीटें भी नहीं जीत पाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर फैक्टर करके अकाली दल ने अपनी तरफ से तैयारियां फिर से शुरू कर दी हैं। जी लेकिन अमित, जिस तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी की लहर चली है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने चुनाव में इस बार प्रचार किया था, या जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने इस बार सीटें निकाली हैं, 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने निकाली है, तो इसमें कई बड़े बड़े धुरंधर धराशाही होते नजर आए हैं आम आदमी पार्टी के सामने। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू जैसे बड़े बड़े धुरंधर जो पंजाब की राजनीति में कायम है। यहाँ तक कि पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा कहे जाते हैं, गढ़ है उनका वहां से, और वो भी धराशाही होते हुए नजर आए। तो कितनी मजबूती से आम आदमी पार्टी को देखते हैं आप कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर नई पार्टी के तौर पर स्थापित हुए और पहले 2017 में अच्छा प्रदर्शन किया और उसके बाद अब वो सरकार बनाने जा रहे हैं। फिलहाल इस पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां से हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अमित, जिस तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो कितना जनाधार बढ़ा पाई है आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां, जो आप बात कर लें कांग्रेस की या शिरोमणि अकाली दल की या पंजाब लोक कांग्रेस या बीजेपी की, कितना जनाधार खो पाई है इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में? जी, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक मेजर पुल किया है। अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी एक वेव बनाने में बहुत ज्यादा कामयाब रहेगी। अगर आप बात करें कि आम आदमी पार्टी एक सिंगल टैग के साथ आई थी, एक मौका केजरीवाल, एक मौका आप आम आदमी पार्टी को दिया और हम उसमें काम करके दिखाएंगे। उन्होंने दिल्ली में जो टैग यूज किए थे उसी का रीयूज यहाँ पे पंजाब में किया और उसी दिल्ली मॉडल को यहाँ पे प्रेजेंट किया। हमने जो दिल्ली में किया हम यहाँ पे करेंगे और कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को भाग है, पंजाब के लोगों को एक चेंज चाहिए। ठीक तौर पे कह सकते हैं कि लोग एक चेंज की तरफ गए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को एग्जैक्टली, हम ये मान सकते हैं कि पंजाब के लोगों को एक चेंज चाहिए था और वो चेंज उन्हें आम आदमी पार्टी में दिखा। अगर हम कहें कि पंजाब की पुरानी रहती पार्टियां हैं, जिसमें हम अकाली दल की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या फिर बीजेपी तक की बात कर ले, ये पार्टियां जो पुरानी है, जहाँ पे लगातार काम कर रही है, पर लोगों को एक चेंज चाहिए था। लोगों को चाहिए था कि हम एक नया ऑप्शन चाहिए और वो नया ऑप्शन का असर हम 2017 में देख सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कहीं कि आम आदमी पार्टी को तब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे लाया गया, 20 सीटें उनको दी गई और अब उसके बाद उस मौका देखने का। लेकिन एज लीडर ऑफ अपोजिशन क्या लोगों को उनके काम पसंद आया, जो वर्क, जो सवाल खड़े किए गए, जो अगर उनके मुद्दे उठाए गए, वो लोगों में कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ते हुए नजर आए और लोगों ने उसी चीज को देखते हुए आम आदमी पार्टी को एक फाइनल मौका दे दिया है। उनको अब सरकार ही दे दी और वो भी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ। ऐसा भी नहीं कि अगर हम मार्जिन की बात करते, आम आदमी पार्टी के सभी कैंडिडेट को एक बहुत बड़े बड़े मार्जिन मिले, कहीं 30,000 वोटों से, कहीं 70,000 वोटों से, कहीं 55,000 वोटों से। तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने क्लियर मैंडेट दिया है कि हमने आपको चुना है। अब सवाल ये है कि आपके पास इतना बड़ा मैंडेट आ चुका है, इसका इस्तेमाल कितना सही तरीके से करते हैं। देखिए, सीधे तौर पे लोगों का मैंडेट आम आदमी पार्टी के पास है और आम आदमी पार्टी ने इस मैंडेट का इस्तेमाल किया। देखिए, क्लियर कट मेजॉरिटी ऑपोजिशन हम कह सकते हैं बिल्कुल स्टेट डाउन हो चुके हैं। कांग्रेस जो लीडर ऑपोजिशन बनेगी उनके सिर्फ 18 सीटें हैं। अगर बात करें अकाली दल 3 सीटें, अलायंस के साथ हम कहते हैं 4 सीटें, 2 अगर हम कहें कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, जिसमें एक ऑफकोर्स हम कहेंगे राणा गुरजीत के बेटे हैं, वो अगर हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, ऑफकोर्स तो 19 सीट कांग्रेस के पास जाएंगी। पर क्लियर कट मेजॉरिटी में अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी मैंडेट, कोई भी नया रूल्स या कोई भी चेंजेस लाने की जरूरत है तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे कर सकती है। उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। पर सवाल ये है फिर चेंजेस क्या लाने वाले हैं, क्योंकि लोगों ने मौका तो दे दिया है, पर अगर चेंजेस अभी नहीं हुए तब शायद अगली बार आम आदमी पार्टी को ये मौका नहीं मिलेगा। और इसी के लिए शायद अब लोग 5 साल इंतजार करने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी को हमने मौका तो दिया है, पर पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी क्या करती है। लेकिन अमित, तो जिस तरीके से अगर आज ये बैठक की जानी है और मंथन किया जाना है, तो इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इसमें शामिल होंगे और क्या कुछ मंथन होगा? क्योंकि अब 5 साल तो सरकार में आपको विपक्ष में ही बैठना है, तो अब मंथन करने से क्या फायदा? क्योंकि जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, क्योंकि वो सरकार में पिछली बार भी नहीं थे, 2017 विधानसभा चुनाव भी वो हार गए थे, सरकार नहीं बना पाए थे और कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था। और जो मिथ है कि हाँ 5 साल कांग्रेस और 5 साल शिरोमणि अकाली दल, वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस बार उसको भी धराशायी कर दिया है, तो शायद ओवर कॉन्फिडेंस ही शिरोमणि अकाली दल को इस बार ले डूबा है। अमित जी, देखिए कई फैक्टर्स हैं, सीधे तौर पे ये बात बिल्कुल क्लियर है। आम तौर पे अगर हम पंजाब में कंसिडर करते हैं तो एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ अकाली दल होता था और यही साइकिल चलता रहा था। पर 2017 में साइकिल टूटा था, जब सत्ता में अगर हम कहें कि कांग्रेस थी, पर लीडर ऑफ अपोजिशन अकाली दल नाम के आम आदमी पार्टी था, तब ये साइकिल पहली बार टूटा था। और इस बार अकाली दल की तरफ से काफी ज्यादा जोर दिया गया था। ओवर कॉन्फिडेंस हम जरूर कंसिडर कर सकते हैं कि कई तैयारियां थी, जो कैंडिडेट्स की अगर हम कहें कि जो अलॉटमेंट्स थी वो कहीं ना कहीं अकाली दल को हिट कर गई, कि जो कैंडिडेट्स जहां से चुने हैं, कि हम लोग ने लगातार बात की कांग्रेस में इनफाइटिंग है, पर अकाली दल के अंदर भी इनफाइटिंग रही है कि कई कैंडिडेट्स अपने पसंद की सीट्स नहीं चुन पाए, अपने हिसाब से जहां पे वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो चीज अलॉट नहीं हुई। पार्टी ने अपने हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सीट दी और वो शायद कहीं ना कहीं अकाली दल को हिट करती हुई नजर आई है। पर अब सवाल ये है कि आज की मीटिंग क्यों?
आज की मीटिंग इसलिए जरूरी है कि अकाली दल के अब अस्तित्व की बात आ चुकी है कि अब से 3 सीटों पे सिमट चुकी है और अब अकाली दल को खुद को दोबारा से ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, दोबारा से खुद को खड़ा करना पड़ेगा। और अगर अकाली दल ये चीज नहीं करता है तो पंजाब में अकाली दल खत्म हो सकती है और शायद इस चीज का अंदेशा अकाली दल को लग चुका है और वो इस चीज होने नहीं देना चाहते। इसलिए उन्होंने अभी से ही, अगर हम कहें, एक स्टेप मेजर स्टेप लिया और तैयारी दोबारा से शुरू कर दी है। अब ये देखना होगा कि अब दोबारा से तैयारी शुरू की है, तैयारी बहुत लेट शुरू की है क्योंकि अब फिर वो इलेक्शन हार चुके हैं और मतलब कह सकते हैं बिल्कुल लास्ट में, बॉटम में पहुंच चुके हैं। पर सवाल ये है कि क्या यहाँ से अकाली दल रिवाइव कर सके, क्योंकि प्लानिंग ऑफ कोर्स स्टार्ट होती है और समय रहता है, कोई प्लान किया जाता है। तो एक मेजर पार्टी रही है, एक मेजर इन्फ्लुएंशियल पार्टी रही है, सरकार में कई बार रह चुकी है। इस बार अगर हम कहें कि एक मेजर झटका लगा है, पर अब ये देखना होगा कि इस झटके के बाद क्या अकाली दल दोबारा से खुद को रिवाइव कर पाती है या फिर इस झटके के बाद खत्म हो जाएगी अकाली दल। लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव हारने के बाद मंथन करने का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें या शिरोमणि अकाली दल की। अगर बात की जाए तो कल कांग्रेस ने भी इसको लेकर मंथन किया था, जिस तरीके से उन्होंने हाई लेवल CWC की बैठक हुई थी कल दिल्ली में, और आज शिरोमणि अकाली दल उसी पथ पर चलता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार ना बनाने के बाद और अच्छा प्रदर्शन ना करने के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 में जीत हासिल की है। तो अब इस बैठक का क्या कुछ अहम फैसले होने वाले हैं, क्या कुछ अहम निर्णय निकलने वाला है और क्या कुछ इसके फायदे होंगे शिरोमणि अकाली दल को? जी देखिए, बिल्कुल इस बैठक में ये चीज डिसाइड होगी कि आगे अकाली दल की रणनीति क्या रहने वाली है। क्या अकाली दल कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, क्या अकाली दल आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा, क्या अकाली दल अपना अलग स्टैंड लेके चलेगा। देखिए अभी भी 3 MLA अकाली दल के पास है। अब ये देखना होगा इन 3 MLA का विधानसभा में क्या रुख रहने वाला है, एज अ इंडिविजुअल, एज अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे या फिर वो अकाली दल या तो कांग्रेस सपोर्ट करे या फिर आम आदमी पार्टी सपोर्ट करे, ये भी एक ऑप्शन है। तो इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हो सकती है या फिर अकाली दल फाइनली फिर से इंडिपेंडेंट तौर पर खुद रिप्रेजेंट करेगा और जो उनको मुद्दे सही लगते हैं उनको विधानसभा में उठाएगा। ये भी एक हम कह सकते हैं कि पॉइंट हो सकता है और इन सभी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि अकाली दल को अपना स्टैंड शुरू से ही क्लियर करना पड़ेगा। अगर अकाली दल खुद को रिवाइव करना चाहते हैं, खुद को स्टैंड मजबूत रखना चाहती है, तो उनको शुरू से स्टैंड लेने की जरूरत है और उसी स्टैंड के चलते हम कह सकते हैं कि ये मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें पंजाब के सभी अगर उनके कैंडिडेट्स को और जो कुछ विधायक जीते हैं उनको बुलाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे ओपिनियन लिए जाएंगे कि आखिर क्यों हम कहाँ चूक गए, हमें कहाँ लोगों ने नकार दिया, किन चीजों पे हमें जोर देने की जरूरत है और किन चीजों पे हमें बात करने की जरूरत है और जोर देने की जरूरत है कि ऐसे कौन से मुद्दे थे जो हमने नहीं उठाए जिसके चलते लोगों ने हमें नकार दिया। इन सभी बिल्कुल 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 अमित, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जो तमाम गतिविधियां हैं इनसे अकाली दल की छवि पर कितना क्या कुछ फर्क पड़ेगा। आपसे अपडेट्स हम लेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव बने हुए हैं। अमित, अगर समझने की कोशिश की जाए तो क्या कुछ इमेज पे फर्क पड़ेगा शिरोमणि अकाली दल की, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज थे वो हार गए, मजीठिया की बात कर लें वो हार गए, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे आपको बता दें सुखबीर सिंह बादल वो हार गए, प्रकाश सिंह बादल वो हार गए। तो ऐसे में अब क्या छवि बची है कि इतने तमाम बड़े बड़े दिग्गज वो हार गए और अब किस बात पर मंथन है? परिवार हार गया, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अगर हम कहें विक्रम मजीठिया हार गए, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लोगों ने बादल फैमिली को नकार दिया है और इस चीज के ऊपर भी हम कह सकते हैं, हम कहेंगे शिरोमणि अकाली दल मंथन कर सकता है कि लंबे समय पर कह सकते हैं कि बादल फैमिली शिरोमणि अकाली दल को लीड करती आई है। पर इस बात के मैंडेट ने, तो आप देख सकते हैं मैंडेट लोगों ने इस जगह पर नकार दिया है। तो देखिए प्रकाश सिंह बादल हम कहेंगे सबसे ज्यादा समय तक रहे पंजाब के, उनको भी लोगों ने नकार दिया। अगर हम बात करें कि उन्होंने सिर्फ 2 इलेक्शन हारी, सबसे पहली हारी है अपनी जिंदगी की और ये हम कह सकते हैं उनकी जो लास्ट अभी करंट इलेक्शन की हारी। तो इस बात से आप देख सकते हैं कि तो कितना स्ट्रॉन्ग रुतबा रखते थे, तो इतने लंबे समय से सीधे तौर पर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हार गए बादल फैमिली से। सुखबीर बादल जलालाबाद से, जहाँ गढ़ माना जाता है, जहाँ से उम्मीद की जा रही थी कि वो हार जाएंगे, पर वहां से भी गोल्डी
और आ गया। तो देख सकते हैं इस बार सीधे तौर पे लोगों का जो मैंडेट है, लोगों का मैंडेट सीधे चेंज की तरफ है। इसमें सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अकाली दल रिस्पॉन्सिबल है हार के, अगर हम ये कह सकते हैं इस बार लोगों का मैंडेट था चेंज का, लोग चेंज चाहते थे, लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से अलग एक नई पार्टी को मौका देना चाहते हैं, वही एक मौका उनको आम आदमी पार्टी में लगा और उन्होंने दिया। तो हम कह सकते हैं वेव का भी हिट इफेक्ट हुआ। क्योंकि देखिए अगर हम कहीं जहां पे अकाली दल 3 सीटों पर सिमट के रह गया, तो वही हमें ये भी फैक्टर इन करना पड़ेगा कि 80 के करीब सीटें रखने वाली कांग्रेस भी 18 सीटों पर सिमट गई। तो ऑल ओवर उस चीज को भी कंसिडर करने के बाद अगर हम देखें तो मैंडेट ये है कि लोगों ने चेंज मांगा है। पर अब सवाल ये है कि इसके बाद अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। पंजाब की रिवायती पार्टी, पंजाब की पार्टियों की, उनकी जो पंजाब से ही बनी हुई है, इसी तौर पर बात करूं अकाली दल के, अकाली दल ये कोशिश करेगा कि खुद का स्टैंड मेंटेन रख सके, खुद की जो ओपिनियन है, जो खुद की बातें, जो खुद के पंजाब के मुद्दे हैं, उनको बार बार रिप्रेजेंट करे। क्योंकि अब अगर आम आदमी पार्टी की चूकती है तो उसका सीट, और देखिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी छोटी भी गलती करेगी तो भी बहुत बड़ा नेगेटिव असर आम आदमी पार्टी पड़ेगा। और इस चीज को शायद आम आदमी पार्टी जानती है, इसलिए जो भी कदम उठाए जाएंगे बहुत फूक फूक के आम आदमी पार्टी की सरकारी तरफ से उठाए जाएंगे। पर अगर कहीं पर भी चूक होती है तब उनके ऊपर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा लीडर ऑफ अपोजिशन का इतना इन्फ्लुएंस हो विधानसभा में भले ही नहीं रहने वाला, पर लोगों का मुद्दा जरूर लगातार उठाते हुए नजर आएंगे, चाहे वो कांग्रेस की कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन तौर पे या फिर अकाली दल। और यही जो अपोजिशन के तौर पे जो रोल निभाते, जो अच्छा रोल निभाता हुआ नजर आएगा, शायद तो अगली बार उन्हें मौका दे अगर आम आदमी पार्टी अच्छे से काम करती हुई नजर नहीं आए लोगों को बिल्कुल 5 अमित, साल में। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिर श्रोमणी अकाली दल का जो मंथन होने वाला है इसमें क्या कुछ अहम निर्णय निकलते हैं और क्या कुछ आगे की रणनीति वो तैयार करेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। तो फिलहाल जिस तरीके से पंजाब विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसमें 92 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने लगातार प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है, तो अब 16 तारीख को भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इसी को लेकर कल अमृतसर में भव्य रोड शो निकाला गया और जनता को धन्यवाद करते हुए नजर आए। तो फिलहाल अब आज श्रोमणी अकाली दल इस पर मंथन करेगा कि आखिर चूक कहां पर रह गई। तो फिलहाल रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो वहीं बरसाना नंदगांव होली के बाद भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में कल बांके बिहारी मंदिर में होली खेली जाएगी और इस होली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं आपको बता दें कि ब्रज की एक होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो ब्रज के अंदर 1.25 महीने से होली की शुरुआत हो जाती है। और आपको बता दें कि आज रंगभरी एकादशी को लेकर 5 कोसी परिक्रमा लगाई जाएगी। इसमें भारी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिलेंगे और प्रशासन के द्वारा भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जगह जगह भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। नंदगांव बरसाना की होली के बाद वृंदावन की ओर श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिलेगी, तो वहीं भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। भगवान कृष्ण की नगरी में होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको लेकर देश विदेश से श्रद्धालु ब्रज की होली देखने के लिए आते हैं और होली का आनंद लेते हैं। ब्रज की होली की परंपरा एक अलग ही आनंद देती है और देखने को मिलती है। बांके बिहारी मंदिर में आने वाले भक्तों पर मंदिर से बतिया टेसू के फूल से बने रंग और गुलाल उड़ाकर होली मनाते हैं। बांके बिहारी के जयकारों से गूंजता रहता है पूरा वृंदावन। तो वहीं बांके बिहारी मंदिर में होली रंग भरनी एकादशी से शुरू हो जाती है और जो धूल वाली होली के बाद कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी महाराज के रंग पर खत्म हो जाती है। मथुरा वृंदावन की होली तो पूरे देश और विदेश में फेमस है और इसी को लेकर तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें किस तरीके से भव्य तरीके से होली मनाई जा रही। बांके बिहारी के मंदिर में जयकारों से गूंजता हुआ पूरा माहौल नजर आ रहा है और लठमार होली जो होती है उसको लेकर भी लगातार मथुरा वृंदावन सुर्खियों में रहता है और यहाँ पर लठमार होली खेली जाती है और पूरी तरीके से देख सकते हैं आप तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से होली की तैयारियां चल रही है। हालांकि होली में भी समय है लेकिन यहाँ पर होली बिल्कुल जोरों पर है। उसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है।
तो मथुरा की होली तो आप सबने देखी होगी, अगर फिल्मों में नहीं देखी है तो तस्वीरों में देखी होगी, लेकिन मथुरा में जिस तरीके से होली मनाई जा रही है वो सच में आनंद का विषय है। दूर दराज से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मथुरा से रिंकू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकू, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं होली की, किस तरीके से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? रिंकू जी, मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बरसाने में लठमार होली, नंदगांव में झड़ीमार होली को देखते हुए आज भगवान बांके बिहारी के वृंदावन में आज रंगभरनी एकादशी को लेकर पर्यटकों और भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन के द्वारा यहाँ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी लगाया गया है और आने वाले जो भक्तों का जो वाहनों की कतार जो लग रही है सामने से जो भीड़ की जो अपार भीड़ देखने को मिली है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा भी पूरा यहाँ जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। क्योंकि ब्रज की होली की परंपरा एक अलग ही तरीके से दिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ देश विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ लोग आते हैं और यहाँ होली का आनंद लेते हैं। जी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर रखी, क्योंकि जिस तरीके से भारी भीड़ देखने को मिल रही है, भक्तों की भारी भीड़ एक चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के आगे। जी, मैं आपको बता दूं, मथुरा प्रशासन के द्वारा जगह जगह बैरियर लगा के वाहनों को वहां रोका जा रहा है, श्रद्धालुओं को वहां से पैदल निकाला जा रहा है। क्योंकि आज वृंदावन में रंगभरनी एकादशी है, क्योंकि ये साल में एक बार पड़ती है, क्योंकि जिसको देखते हुए यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है, अपार भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस, महिला पुलिस पहुंचाए, इन सभी तरीके से महिला की सुरक्षा को देखते हुए भी जगह जगह महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ लगाए गए हैं। लेकिन होली को लेकर लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, किस तरीके से, हालांकि होली में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन किस तरीके से ये रंगभरनी होली का त्योहार देखने को मिल रहा है? क्या कुछ तैयारी कर रखी है? मथुरा वृंदावन की होली तो पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है, लोग दूर दूर से आते हैं, तो इस बार इस होली पर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? क्योंकि कोरोना इस बार नहीं है, कोरोना की पाबंदियां नहीं है, तो शायद इस बार का ये त्योहार काफी अहम होगा। रिंकू जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अब की बार जो कोरोना वायरस जो खत्म हुआ है, जिसको देखकर यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है, जिसको लेकर जगह जगह रंग गुलाल और टेटू और फूलों की तरह यहाँ बांके बिहारी मंदिर में भी होली का लोग भक्त आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ देश विदेश से लोग यहाँ होली का आनंद, क्योंकि ब्रज की होली की परंपरा एक अलग है, क्योंकि ये सवा महीने पहले, करीब 40 दिन पहले ब्रज में होली शुरू हो जाती है। नंदगांव, बरसाना, बिल्कुल रिंकू, फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं ये सच में मनमोहक हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर होली खेली जा रही है, सच में मथुरा वृंदावन की होली जो है वो पूरे देश प्रदेश में लगातार फेमस है। तो फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद सीधे लिए चलेंगे आपको महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की, जहां पर महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला गर्माता ही जा रहा है, और इस मामले में अब मुंबई साइबर पुलिस ने एक टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी आवास पर लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की है। अब पुलिस अधिकारी फडणवीस का बयान लेकर चले गए, और लेकिन इस मामले में बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। विपक्ष के नेता फडणवीस ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस मामले में आरोपी बनाए जाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और साइबर सेल के सहायक पुलिस आयुक्त नितिन यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा रविवार को दोपहर फडणवीस के मालाबार स्थित हिल्स सरकारी बंगले पर पहुंची, और टीम में शामिल 2 निरीक्षक शामिल रहे। अधिकारियों ने लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। इससे पहले मुंबई साइबर पुलिस ने फडणवीस को नोटिस जारी कर रविवार को मामले में पेश होने को कहा था। हालांकि शनिवार को फडणवीस ने कहा था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें यह सूचित करने के लिए संपर्क किया कि पुलिस उनके आवास पर जरूरी जानकारी लेने के लिए आई है। तो वहीं आपको बता दें कि इसलिए उन्होंने साइबर पुलिस थाने से आने की जरूरत नहीं है। पुलिसिया पूछताछ के बाद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने इस मामले को एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाई, और उन्होंने कहा कि पत्रकार परिषद
में हमने ट्रांसक्रिएट अथवा पेन ड्राइव की जानकारी किसी को नहीं दी है। इस पेन ड्राइव में अनेक IPS अधिकारियों के नाम थे। यदि मैंने घोटाले के बाहर नहीं किया होता तो ये दब गया होता। उस समय हमारे पास संवेदनशील जानकारी थी, जिसकी वजह से हमने संबंधित रिपोर्ट की कवरिंग लेटर को छोड़कर किसी तरह से जानकारी लीक नहीं की। हमने पूरी जानकारी केंद्रीय गृह सचिव को दी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं रामदास आठवले साहेबांच्या आदेशानुसार दैसर चेक नाही का या ठिकाणी 160 जी पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीस साहेबांना जी नोटीस बजावलेली होती त्या नोटीसची आम्ही आज या होळी केलेली आहे आणि आम्ही महाराष्ट्र सरकारला चेतावणी देत आहोत। देवेंद्र फडणवीस सारख्या साहेबांना जर आपण बदनाम करायचा प्रयत्न करत असाल, दबाव तंत्र। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, किस तरीके से पूछताछ की गई और क्या कुछ उसमें निष्कर्ष निकल के आए हैं? सत्यप्रकाश। ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर कल साइबर सेल के ACP और 2 पुलिस निरीक्षक उनके सरकारी आवास पे पहुंचे। करीब 2 घंटे की पूछताछ की गई और इस पूछताछ के दौरान उनका बयान भी दर्ज किया गया। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का बयान दर्ज किया गया, वही दूसरी तरफ मुंबई के अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी और RPI द्वारा लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार का विरोध किया गया और सीधे तौर पर जो समन साइबर सेल द्वारा उन्हें दिया गया था, उसकी प्रति जलाकर ये विरोध जताया गया कि भ्रष्टाचारी महाविकास अघाड़ी सरकार को हम होलिका के जलाकर जो है उनका विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके समर्थकों में उसके बाद भारी आक्रोश देखने को मिला है, प्रदर्शन लगातार जगह जगह देखने को मिले हैं, क्या कुछ अहम फैसले निकल के आए हैं सामने सत्यप्रकाश? क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि मैंने जो घोटाला उजागर किया था उसमें काफ़ी अहम था, पेन ड्राइव मैंने इसीलिए दी थी कि उसमें काफ़ी कुछ अहम नाम शामिल थे, अगर मैं ना उसको उजागर करता तो आज इतना बड़ा घोटाला सामने नहीं आता। बिल्कुल प्रिय जी, देखिए देवेंद्र फडणवीस ने जो किया है वो महज एक सत्ता की लालच के लिए किया है, क्योंकि इस तरह के इतना गिर कर किसी का स्टिंग ऑपरेशन करना और फिर जो है वीडियो जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों को देना, केंद्रीय गृह सचिव विभाग को देना, ये बेहद ही शर्मनाक बात है। क्योंकि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के खिलाफ एक षड्यंत्र करते हैं, लिहाजा साइबर सेल ने इसी षड्यंत्र के तहत उनसे पूछताछ की, उनसे क्वेश्चन भी किया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जिस तरीके से साइबर के अधिकारियों ने उनसे सवाल जवाब किया है, उससे उन्हें डर है कि कहीं न कहीं उन्हें आरोपी या उनकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि हमने एक अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाई है। ऐसे में अगर इस बात को वह खुलासा नहीं करते तो जाहिर तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में बड़ी धांधली हो सकती है। लेकिन एक राज्य के किसी दस्तावेज को सार्वजनिक करना या फिर उसे लोगों के सामने रखना, ये बेहद गलत है। इसी के तहत जो है मुंबई की साइबर सेल लगातार जांच कर रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तमाम खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक किया है, लोगों के सामने किया है, उस पर भी जो कहीं सरकार आक्रोशित है और आक्रामक है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए साथी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने पेन ड्राइव दी है और उसको फिलहाल तमाम सबूत जो वायरल कर दिए। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए NV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।